सबसे प्रमुख बात यह है कि कोई भी पार्टी पुराने ढर्रे पे नहीं चल सकती है। समाज जिस तरीके से बदला है, हमको अपनी कार्य प्रणाली को भी बदलना पड़ेगा, अपने तौर तरीकों को बदलना पड़ेगा। जो हमारी राजनीतिक रणनीतियां हैं, उन रणनीतियों को हमको बदलना पड़ेगा। तो कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम कैडरों को, कम्युनिस्ट पार्टी के पूरे संगठन को और नेतृत्वकारी साथियों को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। जब तक हम लड़ेंगे नहीं, जब तक हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते लड़ते मरेंगे नहीं, जब तक संघर्षों में हमारा खून और पसीना नहीं निकलेगा, तब तक लाल झंडे का रंग और लाल नहीं होगा। इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह पार्टी संघर्षों की पार्टी रही है। यह पार्टी समाज के जो सबसे मजलूम लोग होते हैं, शोषित लोग होते हैं, जो पीड़ित लोग होते हैं, जो किसान मजदूर होते हैं, महिलाएं, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक और गरीब लोगों के हक और अधिकार के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब समाज में शोषण बढ़ा है, जब समाज में तकलीफ बढ़ी है, तो उस अनुपात में पार्टी को मजबूत होना चाहिए था। लेकिन हकीकत यह है कि हमारी पार्टी कमजोर हुई है। ये कमजोरी क्यों आई? इस कमजोरी के पीछे का कारण क्या है? वर्तमान की परिस्थिति क्या है? हमारे पास योजना क्या है और हमको क्या करना चाहिए? इन बिंदुओं पे हम विचार करना चाहते हैं। इसीलिए आप तमाम साथियों से मैं माफी मांगकर यह बात कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि आत्मालोचना के कुछ शब्द हमको अच्छा ना लगे। हो सकता है कि हमारी खुद की निर्मम आलोचना से हमारी भावना आहत हो जाए। लेकिन मेरा यह मानना है कि कोई भी वैज्ञानिक पार्टी अपनी आत्म आलोचना किए बिना, अपने कार्यों का मूल्यांकन किए बिना, अपनी कमजोरियों और कमियों को दूर किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि हमारा गौरवशाली इतिहास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजादी के आंदोलन को आप उठा करके देख लीजिए, तमाम शहीदों का नाम आप उठा करके देख लीजिए। पार्टी को स्थापित करने वाले जो कांग्रेस सुनील मुखर्जी थे, वो काला पानी की सजा काट रहे थे। आजादी के आंदोलन से लेकर आजादी के बाद के तमाम आंदोलनों में लाल झंडा के सिपाहियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। चाहे राजे राजवारों का पीढ़ी पर्स खत्म करवाने का आंदोलन हो, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण का आंदोलन हो, चाहे कंपनियों में जो ठेका मजदूर थे उनको अस्थाई मजदूर का दर्जा दिलाने का काम हो, चाहे लोगों को न्यूनतम मजदूरी दिलवाने का काम हो, चाहे किसानों को, भूमिहीनों को जमीन दिलाने का काम हो, समाज में तमाम तरीके की गैर बराबरी के खिलाफ बराबरी को लाने की जो लड़ाई है, उसमें ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं। इस बात के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के ऐतिहासिक योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता है। लेकिन आज हम जिस मुहाने पे खड़े हैं, वर्तमान में हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, मैं समझता हूं उस लिहाज से हमारी पार्टी की जो वास्तविक स्थिति है वो संतोषजनक नहीं है। जब तक हम अपने पार्टी के कार्यों को, सदस्यता को, संगठन को और सबसे प्रमुख बात आंदोलन और संघर्षों को तेज नहीं करेंगे, तब तक इस मुल्क को बचाना कठिन होगा। इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए। और जब हम संघर्षों, आंदोलनों, पार्टी के सदस्यों और संगठन के ढांचे को एक्टिव करने की बात करते हैं,
उसको मजबूत करने की बात करते हैं तो हमें कुछ चीजों पर विचार करना चाहिए। सबसे प्रमुख बात यह है कि कोई भी पार्टी पुराने ढर्रे पे नहीं चल सकती है। समाज जिस तरीके से बदला है, हमको अपनी कार्य प्रणाली को भी बदलना पड़ेगा, अपने तौर तरीकों को बदलना पड़ेगा। जो हमारी राजनीतिक रणनीतियां हैं, उन रणनीतियों को हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक वो जमाना था जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, एक वो जमाना है जब हम अंग्रेजों के चापलूसों से लड़ रहे हैं। जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो अंग्रेजों को पहचानना मुश्किल नहीं था। कोई गोरखा आदमी लगता तो दिख जाता कि अंग्रेज है। सूट बूट पहने रहता, ड्रेस पहने रहता, घोड़ा पे चढ़ा रहता तो पता चल जाता कि अंग्रेज है। लेकिन जो कहे कि मैं आप ही के धर्म का हूं, मैं आप ही की जाति का हूं, मैं आप ही के घर का हूं, और हमारा बन करके हमारा पेट काट ले, ऐसे आदमी को तो पहचानना मुश्किल होगा ना। जो हिंदू बन करके हिंदुओं का नुकसान कर दे और जो मुसलमान बन करके मुसलमानों का नुकसान कर दे। मुख्तार अब्बास नकवी के बारे में जानते हैं आप? तो ऐसे लोगों को पहचानना मुश्किल होता है। पहले लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की थी। भगत सिंह के लिए दुश्मनों को पहचानना मुश्किल नहीं था, लेकिन हमारे आज के जो भगत सिंह हैं आप लोग, आपके लिए सबसे कठिन काम यह है कि आप अपने दुश्मनों को पहचानेंगे कैसे। और जो तौर तरीका बदला है काम का, पहले क्या होता था? पहले मजदूर फैक्ट्रियों में हजारों की संख्या में काम करते थे, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता होते थे, झोला लेकर के पर्चा लिख करके हाथ से फैक्ट्री की गेट पे चले जाते थे, और जब मजदूर का शिफ्ट खत्म होता था तो मजदूरों को पर्चा देते थे। और मजदूर जब पर्चा पढ़ता था तो उनको लगता था कि ये आदमी मजदूरों का मित्र है। फिर उस आदमी के साथ मजदूर अपना एक रिश्ता कायम करते थे। 20 आदमी, 200 आदमी, 500 आदमी, 5000 आदमी, 5 लाख आदमी, इस तरीके से संगठन का विस्तार होता था। लेकिन आज तो आपको व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग आता है ना, रहती है, तब देश की सत्ता के ऊपर, राज्य की सरकार के ऊपर एक दबाव होता है। दबाव क्या होता है कि किसी मजदूर को यदि काम से निकालिएगा तो लाल झंडा वाला आ जाएगा हड़ताल करने के लिए। किसी को न्यूनतम मजदूरी नहीं दीजिएगा तो लाल झंडा वाला आ जाएगा हल्ला करने के लिए। इंदिरा आवास का पैसा खा जाइएगा तो कलेक्टेरिएट पे आ जाएगा हल्ला करने के लिए लाल झंडा वाला। कोई अगर फैक्ट्री बेचिएगा तो लाल झंडा वाला आ जाएगा, रेल बेचिएगा तो लाल झंडा वाला आ जाएगा। लाल झंडा आकर के मजलूमों की लड़ाई लड़ने लगेगा। ये बात को इस देश की सत्ता समझ गई, इसीलिए इस देश का झूठ तंत्र का इस्तेमाल करके लोगों के बीच में यह फैलाया गया कि लाल झंडा वाला विकास का खिलाफ होता है। तो एक बात हमको सोच के बताइए, 2000 से लेकर के 2019 तक 19 बरस हो गया है। लाल झंडा को आप नई मुंगेर से जिता रहे हैं, दूसरे जगह से भी नहीं जिता रहे हैं ना। लाल झंडा का सरकार नहीं है ना, तो पटना की सड़क पे मछली पालन काहे हो रहा है? विकास की गंगा बहने की बजाय नाली का जमुना काहे बह रहा था? क्यों बह रहा था गटर का पानी? देश में तो नहीं सरकार है ना लाल झंडे की, तो विकास का परचम लहरा जाना चाहिए। आत्महत्या किसानों की बंद हो जानी चाहिए, मजदूरों को उनका न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए, नौजवानों को उनका रोजगार मिलना चाहिए, हर तरफ शांति होनी चाहिए। यहाँ बेटा बाप का बात नहीं सुन रहा है, बाप बेटा का बात नहीं सुन रहा है, पड़ोसी पड़ोसी में लड़ रहा है। पूरी जिंदगी यह बात सोचने में निकाल दिए कि बच्चे का भविष्य कैसे सुरक्षित करेंगे। पेट काट करके बच्चा को इंजीनियरिंग पढ़ा दिए कि बेटा इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर बन करके आ गया है, फाइल लो करके ऑफिसे भटक रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। और इस नशे को, धर्म के इस नशे को
आपके जीवन की जो बुनियादी समस्याएं हैं उसको भटकाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। एक एक योजना को आप उठा करके देख लीजिए। कहते हैं शौचालय बनवा दिए हैं, बिना पैसा का क्या को पैखाना बना है बताइए तो जरा हमको, क्या को पैखाना बना है? कितना बूढ़ा है बिहार में, कितनी बूढ़ी है बिहार में, और कितने लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रहा है, देख लीजिए मिला करके। और सबसे बड़ा बात, आप अगर छोटा दुकान चलाते हैं तो पूरा जिंदगी का मेहनत से आप एगो कार खरीदते हैं। अब मुखिया जो होता है वो 5 साल में फॉर्च्यूनर खरीद लेता है। अब विधायक जो होता है वो तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 को बनाता है। उसका पहला 2 तल्ला, 3 तल्ला, 5 तल्ला ऐसा तेजी से बढ़ता है कि आपको देख करके अचरज लगेगा। गरीब के आदमी के जीवन में तो ऐसा विकास नहीं होता है। तो किसके विकास के विरोधी हैं हम जनता के विकास के विरोधी नहीं है। नेता का जो काला धन का बेईमानी है और उसका जो पूंजी बढ़ रहा है, उसका जो गाड़ी बढ़ रहा है, उसका जो 2 तल्ला बढ़ रहा है, उसके विकास के खिलाफ हैं। उसके बाद क्या फैलाता है कि लाल झंडा वाला धर्म का खिलाफ होता है। तो बताइए, हम लोग जाकर के बाबरी मस्जिद तोड़ दिए थे कि हम लोग जाकर के कोई मंदिर तोड़ दिए हैं, कि हम लोग जाकर के आज तक कोई गुरुद्वारा तोड़ दिए हैं, कोई चर्च तोड़ दिए हैं? हमारा सिंपल सवाल यह है कि धर्म आपका व्यक्तिगत मसला है। मंदिर जाना है मंदिर जाइए, मस्जिद जाना है मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा जाना है गुरुद्वारा जाइए, चर्च जाना है चर्च जाइए, अब बुद्ध विहार जाना है तो बुद्ध विहार जाइए, और कहीं नहीं जाने का मन है ना तो बैठ करके कान में सटा करके रेडियो सुनिए। कौन धर्म का विरोध करते हैं हम लोग? तो लाल झंडा वाला धर्म विरोधी होता है। आजकल एक नया सगुफा चलाया है, लाल सलाम बोलिएगा तो कहेगा नक्सली हो क्या? अरे बुर्बक, नक्सली होते तो तुम पूछते, इतना देर में तुम्हारा गर्दन नहीं काट देते। सचमुच में अगर हम आतंकवादी होते तो तुम्हारा पेट नहीं गीला हो जाता मेरे सामने में। एक पिस्तौलिया जो है यही मुंगेर के आसपास में बनता है, 500 टका। एक पिस्तौलिया जो है बस में चढ़ जाएगा, सावधान, फटाफट डिसिप्लिन में एकदम सब लोग खोल के देना शुरू कर देते हैं। हम अगर आतंकवादी होते तो ये भजपैया सब लोग हमारे खिलाफ अलवन बोल रहा होता, ये हमारे खिलाफ व्हाट्सएप मैसेज चला रहा होता। ना हम आतंकवादी हैं, ना हम नक्सली हैं, ना हमको हिंसा में भरोसा है, ना हम धर्म के खिलाफ हैं, ना हम विकास के खिलाफ हैं। हमारा इतिहास इस देश की आजादी के लड़ने वालों का इतिहास है। हमारा इतिहास इस देश को बनाने का इतिहास है। और आज जब हम कमजोर हुए हैं तो देश की स्थिति यह है कि ये मुंगेर जो कई जिलों का सेंटर हुआ करता था। मैं बेगूसराय से आता हूँ, बेगूसराय भी मुंगेर का ही हिस्सा था। यहाँ खगड़िया के लोग हैं, यहाँ लखीसराय के लोग हैं, शेखपुरा के लोग हैं, ये सब मुंगेर हुआ करता था। मुंगेर में कई उद्योग कारखाने थे, कई कल कारखाना था, जमालपुर में कई कल कारखाने थे। आप देखेंगे किस तरीके से धीरे धीरे कल कारखानों को बंद कर दिया गया है। एक आईटीसी यहाँ पे चलता है तो उस आईटीसी में जो मजदूर यूनियन है जिसका चुनाव नहीं हुआ है 2011 से, वो यूनियन मजदूरों के हक में फैसला करने की बजाय मालिकों के हक में फैसला करता है। और वहां के जो मजदूर हैं वो अपने छोटे छोटे अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। कोई जगह पे आप चले जाइए, अगर कोई पुरनका आदमी होगा तो पूछ लीजिएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेता होता था पॉकेटे में मोहर लेके घूमता था, स्याही नहीं होता था तो कहता था लाओ मुंह से जिए से जो है थूक लगा करके स्टाम्प मार देता था। अभी किसी नेता के पास जाइएगा ना तो पहले गेट पे लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। पहले कहता था अतिथि देवो भव, अब लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। पता नहीं चलता है उस घर के भीतर कुत्ते रहते हैं क्या, कि हम लोगों को कुत्ता समझता है। वो बोर्ड देख करके आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि किसको सावधान रहने के लिए कह रहा है। हमसे वो सावधान रहना चाहता है कि उससे हमको सावधान रहना चाहिए। मिलता है नेता आपको, वोट आता है तो जात खोजने लगते हैं। वोट दीजिएगा जात पर तो नेता स्कूल कैसे बनाएगा?
वोट दीजिएगा धर्म पर तो नेता रोड कैसे बनाएगा? ये जात धर्म का नशा हमारे पीढ़ियों को आज पीछे धकेल रहा है। और आज हमको मंदिर मस्जिद में उलझा करके, राम रहीम में उलझा करके हमारे जो बुनियादी सवाल हैं उससे हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है। इसीलिए आज जब हम यहाँ खड़े हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम कैडरों को, कम्युनिस्ट पार्टी के पूरे संगठन को और नेतृत्वकारी साथियों को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। जब तक हम लड़ेंगे नहीं, जब तक हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते लड़ते मरेंगे नहीं, जब तक संघर्षों में हमारा खून और पसीना नहीं निकलेगा, तब तक लाल झंडे का रंग और लाल नहीं होगा। इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। संघर्षों की इस आवाज को तेज करने की जरूरत है। और मैं आप तमाम नौजवानों से भी अपील करना चाहता हूं कि मांगने से कुछ नहीं मिलता है, मांगने से आज तक कोई अधिकार नहीं मिला है। जो अधिकार आज आपको मिला हुआ है, जो धीरे धीरे करके आपसे छीना जा रहा है, वो अधिकार लोगों ने फांसी पे के झूले को चूम करके प्राप्त किया है। माओं की गोद सुनी हुई है, बहनों की मांग सुनी हुई है, तब जाकर के ये अधिकार हमको प्राप्त हुआ है। ये देश सबका है। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। ये देश जितना सिखों का है उतना ही ईसाइयों का है, और जितना ईसाइयों का है उतना ही बुद्धिस्टों का है, उतना ही पारसियों का है, उतना ही जैनियों का है, और उतना ही उन लोगों का भी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। ये देश जितना ब्राह्मणों का है उतना ही दलितों का है, जितना पिछड़ों का है उतना ही अति पिछड़ों का है, जितना अल्पसंख्यकों का है उतना ही आदिवासियों का है, और जितना पुरुषों का है उतना ही महिलाओं का भी है। इस बात को हमको समझना होगा। अपने हक और अधिकार के लिए हम तमाम लोगों को आगे आने की जरूरत है। हमारे हिस्से की लड़ाई कोई और नहीं लड़ सकता है, जैसे हमारे हिस्से का कोई सांस और नहीं ले सकता है। अपना नाक से हम अपनी खुद ही सांस लेते हैं ना, वैसे ही हमको अपने हक और अधिकार के लिए आगे आना पड़ेगा। और हक और अधिकार के लिए अगर आप आगे आएंगे तो मैं दावे के साथ आपको बताता हूं, राजनीतिक कैरियर भले ना हो लाल झंडे के पास, आपके एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का भले गारंटी नहीं हो लाल झंडे के पास, लेकिन सच की जो ताकत होती है, उसकी जो ताप होती है, उसमें जो तेज होता है, उसका जो साहस होता है, उसमें करोड़ों का बिका हुआ प्रधानमंत्री भी हिलता डुलता नजर आता है। इस बात को आप समझ लीजिए। क्या ले लोगे हमारा? अरे कौन सा हमारा बाप हजारों करोड़ रुपया बेईमानी करके रखा है कि तुम हमारे घर पे ईडी भेज दोगे, हमारे घर पे सीबीआई भेज दोगे, तुम हमारा एम्पायर छीन लोगे, हम डर करके तुम्हारे खिलाफ बोलना बंद कर देंगे। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और हमारे पास जीतने के लिए ये तमाम लोगों का दिल है, उनका ईमान है। ये बात मैं जानता हूं। इसीलिए उस ईमान की ताकत से, उसकी साहस से मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है तो पाने के लिए संसार होता है। हिंदुस्तान को यदि आप बचाना चाहते हैं, इस धरती से यदि आप प्यार करते हैं, इस देश से यदि आप प्यार करते हैं, इस देश में अगर आप चाहते हैं धर्म और जाति के नाम पे कोई भेदभाव नहीं हो, खून खराबा नहीं हो, दंगा फसाद नहीं हो, लोगों को उनकी योग्यता के अधिकार से एक बेहतर जिंदगी मिले, रोजगार मिले, आत्मसम्मान मिले, सबको बराबरी का काम मिले, अगर ये आपका सपना है तो नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। यही आह्वान लेकर के मैं आया हूं आज मुंगेर में कि यहाँ पार्टी बहुत कमजोर है। आप देखें कि एक एक कांग्रेस की उम्र 95 वर्ष हो गई है। उनके तजुर्बे और उनके अनुभव से आप सीखिए कि अगर इतने साल भी हम मैदान में टिके हुए हैं तो पैसे की बदौलत नहीं, अपने मूल्य की बदौलत टिके हुए हैं, अपनी सोच की बदौलत टिके हुए हैं, अपनी जहन के बदौलत टिके हुए हैं। उस जहन से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप ये लाल झंडा थामिए। ये लाल झंडा एक व्यक्ति का झंडा नहीं है, एक चेहरे का झंडा नहीं है, ये कन्हैया कुमार का झंडा नहीं है, ये न्याय का झंडा है, ये बराबरी का झंडा है, ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम लेकर के आया है। यही इसका सरलसा है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आज जो हम 80वां वर्षगांठ मना रहे हैं तो पार्टी की उम्र भले 80 वर्ष की हो गई हो, लेकिन उसका तजुर्बा भी 80 वर्ष का है। और उस तजुर्बे से हमने ये सीखा है कि कोई भी चीज बिना लड़े हुए हासिल नहीं होती है। आज आप जिन भी समस्याओं से जूझ रहे हैं उन समस्याओं को लेकर के आप आगे बढ़िए। और आज का जो हमारा रणनीति है, आज का जो हमारा मुद्दा है,
जिस मुद्दे पे हमको तमाम लोगों के एकजुट होकर के लड़ने की जरूरत है, वो मुद्दा ये है कि सबको शिक्षा, सबको काम, मजदूर को मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम, हिंदू हो या मुसलमान, ब्राह्मण हो या दलित, सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान। ये हमारी लड़ाई है, ये हमारा मुद्दा है। अगर आप इस मुद्दे से सहमत हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। और मैं आपको बता देता हूं कि देश पे कुर्बान होने के लिए भीड़ की नहीं, साहसी कुछ लोगों की जरूरत होती है। भीड़ अपने आप उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो साहसी युवा बनिए, वो गर्दन आपकी होनी चाहिए, जो गर्दन अन्याय के तलवार के सामने नहीं झुकेगी। मैं वादा करता हूं कि अन्याय के तलवार के सामने जो गर्दन नहीं झुकती है और वो गर्दन यदि पंक्तिबद्ध होकर के कतार में खड़ी है तो तलवार टूट जाता है, गर्दन की कमी नहीं होती है। ये आत्मविश्वास है, ये भरोसा है। उसी भरोसे को लेकर के हम मुंगेर आए हैं कि मुंगेर क्रांतिकारी आंदोलन की धरती रही है, स्वतंत्रता आंदोलन की धरती रही है, सामाजिक न्याय की धरती रही है, धर्मनिरपेक्षता का केंद्र रहा है, सांप्रदायिकता के खिलाफ एक मुखर आवाज को बुलंद करने वाला ये सेंटर रहा है। इस सेंटर को जिंदा कीजिए, पूरे बिहार को एक संदेशा दीजिए और पूरे बिहार में दंगा और नफरत की राजनीति करने वाले जो लोग हैं उनको सत्ता से बेदखल कीजिए। न्याय और बराबरी के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, सबके आत्मसम्मान के लिए, एक बेहतर राजकाज की स्थापना के लिए आप तमाम नौजवान आगे आइए। इसी आह्वान और संकल्प के साथ ये लड़ाई अभी और आगे बढ़ेगी। इस लड़ाई को हमको और आगे ले जाना है, वहां तक ले जाना है जहां तक कि हमको अशफाकुल्लाह खां, भगत सिंह और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाता है। इसी संकल्प के साथ, इसी आह्वान और अपील के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।